आप पाकिस्तान कहानी की 18वीं किस्त देख रहे हैं। इस किस्त में आप जान पाएंगे कि ऑपरेशन मिडनाइट जैकल क्या था, सिंध से आने वाली ऐसी कौन सी खबरें थी कि लोगों ने अखबारात खरीदना छोड़ दिए, वो कौन सा सानहा था जो बेनजीर भुट्टो के दौर के खात्मे की आखिरी वजह साबित हुआ। 1989 के आखिर में सीनियर ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद खटक ने कुछ खुफिया तौर पर बनाई गई टेप्स बेनजीर भुट्टो को पेश की। टेप्स में ISI के 2 अफसरान ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद और मेजर आमिर PP हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के पास चंद वोट्स कम थे। टेप्स के मुताबिक मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज पीपल्स पार्टी के कुछ NNAs पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दें। ये कार्रवाई खुफिया तौर पर टेप हो गई और पकड़ी गई। They were caught on audio tapes and video tape. But before that, to understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations being made for lodging, tabling a vote of no confidence against Mohtamma Benazir Bhutto. इस साजिश को ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के नाम से याद किया जाता है। ये नाम भी इसे DGIB मसूद खटक ने ही दिया था। They were operating like jackals and in the middle of the night. साजिश का भांडा फूटने पर ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर के खिलाफ पाक फौज ने इंक्वायरी शुरू करवा दी। दोनों अफसरान ने इंक्वायरी में बताया कि वो ये सब कुछ आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खां के कहने पर कर रहे थे। ये बात उन्होंने कह तो दी लेकिन साबित ना कर सके। इसलिए ट्रायल के बाद मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज से तमाम एजाजात वापस लेकर फौज से रिटायर कर दिया गया। ये मेरे पास मिडनाइट जैकल की पूरी रिपोर्ट आई, मैंने स्टडी किया और मेरे पर दबाव था कि आप इनका कोर्ट मार्शल करें। मैंने देखा कि उसके अंदर शहादतें इतनी नहीं थी कि कोर्ट मार्शल के ज़रिए इन पर कोई बड़ी सज़ा हो सकती थी। तो मैंने मोहतरमा से कहा कि मेरे अपने सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि मैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता हूँ। उन्होंने फिर कहा कि कोर्ट मार्शल हो तो बेहतर है। मैंने कहा कोर्ट मार्शल होता है तो इसमें बहुत से सियासतदानों का नाम आएगा, फ़ौज के लोगों का नाम आएगा, दोनों इदारों की बदनामी होगी। मुझे इजाज़त दें कि मैं अपनी सवाबदीदी इख्तियार से इनको सज़ा दूँ। मैंने अपने इख्तियार इस्तेमाल करके दोनों ऑफिसर्स को ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ऑफिसर फौज सर्विस से रिटायर कर दिया। ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर तमाम उम्र इस साजिश से इनकार करते रहे और कहते रहे हैं कि हमने जो किया वो कोई साजिश नहीं थी, बल्कि वो अपने अफसरान के हुक्म पर सिर्फ मालूमात लेने के लिए साजिश की अदाकारी कर रहे थे। कि मैं एक डायरेक्टर पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज डायरेक्टर था और उस अदारे का सरबा एक लेफ्टिनेंट जनरल DGISI था, ठीक है। एक मुल्क का सदर मुमलिकत था और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। जो फैसले होते थे, जो पॉलिसीज़ मुरतब होती थी और जो अहकामात सादर होते थे वो उस ट्रायंगल से साए होते थे। और मैंने कहा मैं तो DG के लिए ये कर रहा था, मैंने इसके रिजल्ट्स भी DG को दिए हैं। आप रिटर्न ब्रीफ दे रहे थे? हाँ, रिटर्न। और मैंने वहाँ जो स्टेटमेंट दी 12 सफ़हात को, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये जो मिडनाइट जैकल केस है ये बेसिकली IB का भी ऑपरेशन नहीं था। IB ने बेशक रिकॉर्डिंग की थी, असल में वो ट्रैप ऑपरेशन था। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल पीपल्स पार्टी हुकूमत खत्म करने की एक कोशिश थी जो नाकाम हुई, लेकिन 1990 में वो सानहा हुआ जो बेनजीर के इक्तदार को बहा ले गया। सिंध और मरकज में पीपल्स पार्टी और MKM इत्तेहादी थे, लेकिन MKM कायद अल्ताफ हुसैन कई मामलात पे हुकूमत से शदीद इख्तिलाफ रखते थे, जिसका इजहार वो जलसों और हड़तालों की शक्ल में किया करते थे। बात महज सियासी बयानबाजी तक ना रुकी, बल्कि हालात बिगड़ते बिगड़ते लिसानी फसादात तक पहुंच गए। जब MKM के मुतालबात पूरे नहीं हुए या MKM मुतमिन नहीं थी, वो गवर्नमेंट से अलग हो गए। लिहाजा सिंध हुकूमत जो है वो उसका वजूद ख़तरे में पड़ गया कि अब ये इधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रह सकेगी कि नहीं। उसका सियासी बदला लेने के लिए इन्होंने बाकायदा MKM के ऊपर हमले करने शुरू किए और MKM ने उससे ज़्यादा गुंडागर्दी शो की
और दोनों जानब से एक कत्ल वारदात शुरू हो गई। हर रोज अखबारात में खबरें छपती कि कराची से फलां शहर में इतनी लाशें और फलां में इतनी लाशें पहुंची। तशद्दुद से हलाक होने वालों में पंजाबी, सिंधी, महाजिर, पश्तून, सदी शामिल होते। कराची और हैदराबाद से मस्कशुदा लाशें ही नहीं, बम धमाकों की खबरें भी तवातुर से आने लगी। ये खबरें ऐसी लर्जा खेज होती कि कमजोर दिल के हजरात ने अखबारात खरीदना ही छोड़ दिए। हालात इतने बिगड़े कि कराची और हैदराबाद में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। सिंध हुकूमत फसादात और खून खराबे को रोकने में नाकाम दिखाई देती थी। ऐसे में आईजी सिंध को पता चला कि कत्ल व गारत के कुछ मुलजिम हैदराबाद के इलाके पक्का किला में पनाह ले चुके हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए 26 मई 1990 के दिन आईजी सिंध की कयादत में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। पक्का किला अल्ताफ हुसैन की जमात एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता था। पुलिस का कहना है कि जब पक्का किला में तलाशी शुरू की गई तो गोलियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जिस पर पुलिस ने सख्त जवाब दिया। यहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के मुताबिक पुलिस ने कुरान उठाए एहतजाज करते लोगों पर भी फायरिंग की, खवातीन की इज्जतें लूटी और बच्चों तक को निशाना बनाया। अखबारात में ऐसी खबरें भी छपी जिनके मुताबिक पाकिस्तान का परचम पकड़े हुए उन लोगों पर भी फायरिंग की गई जो पक्का किला के मकीनों की मदद के लिए जा रहे थे। ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी था कि फौज ने मुदाखलत करके इसे रुकवाया। यह ऑपरेशन बेनजीर भुट्टो हुकूमत के खात्मे का बायस बन गया। बेनजीर भुट्टो इस ऑपरेशन को एक साजिश करार देती थीं और कहती थीं कि हकायक को मुबालगा आराई के साथ पेश किया गया है। बहरहाल पक्का किला के वाक़ये को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, मगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर रही थी। कहा गया कि मैसेकर हुआ, मगर कोई मैसेकर नहीं हुआ था और हुकूमत जाने के बाद जो तहकीकाती टीम कायम की गई थी मुखालिफ हुकूमत की तरफ से, उनको भी कोई मैसेकर नहीं मिला। जब सानह पक्का किला हुआ तो सिंध में मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशनल सरबराह ब्रिगेडियर हामिद सईद थे। उन दिनों मिलिट्री इंटेलिजेंस सबसे मुअस्सर खुफिया एजेंसी समझी जाती थी। ब्रिगेडियर हामिद सईद इस बारे में कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ये जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया तो इन्होंने उस इलाके का गैस, बिजली, पानी सारी चीज़ें बंद कर दी। तो 3 दिन के बाद औरतें, बच्चे गर्दन में कुरान मजीद लटकाए हुए, सर पे कुरान मजीद उठाए हुए, वो बाहर निकले कि हम तो भूखे मर गए हैं, खुदा के वास्ते अब ये जुल्म बंद करो। तो इन्होंने उस जुलूस के ऊपर, वो जो औरतों बच्चों का जुलूस था, उसके ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अमवात हुई। अब एमक्यूएम तो उनको 200 बताती थी और हुकूमत जो है वो 40 बताती थी, लेकिन जो ज़्यादा काबिल एतबार तादाद है वो 50 से ज़ायद थी। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक तो सिंध और पंजाब में बम फट रहे थे, पेशावर में असले की बड़ी बड़ी खेप्स पकड़ी जा रही थीं, भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फौज लगा दी थी और जंग का खतरा मंडला रहा था। उधर सितम बालाए सितम ये कि बरतानवी शहरी सलमान रुश्दी ने एक गुस्ताखाना किताब लिखकर पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। इस पर पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा हुआ, जिसमें 6 अफराद जान से चले गए। हुकूमत पर शदीद दबाव था कि सलमान रुश्दी के मामले पर मगरबी मुमालिक से ताल्लुकात तोड़ दिए जाएं या सख्त रवैया अपनाया जाए। बेनजीर भुट्टो के आर्मी चीफ से ताल्लुकात भी खराब हो चुके थे और सदर गुलाम इसहाक खां से भी उनकी बहुत बिगड़ चुकी थी। ये वो हालात थे जिनमें 6 अगस्त 1990 के दिन गुलाम इसहाक खां की आवाज रेडियो पाकिस्तान पर गूंजी। मेरे अजीज हमवतनों, मुझे यकीन है कि अब तक आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि मैंने आईन के आर्टिकल 58 की शक 2(ब) के तहत इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए एक सदारती हुक्म के जरिए कौमी असम्बली तोड़ दी है, जिसके नतीजे में वजीर आजम और उनकी काबीना अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहे। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत पर जो चार्जशीट उन्होंने लगाई उसमें सानह पक्का किला नुमाया था।
इस चार्जशीट पर नुमाई वक्त ने खबर छापी कि सदर इसहाक ने वही तकरीर की है जो उनसे पहले के तमाम डिक्टेटर्स कर चुके हैं। बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स में अपीलें दायर की गई, लेकिन दोनों जगह ये अपीलें मुस्तरद हुई और असेंबलियां बहाल ना हो सकी। बेनजीर की पहली हुकूमत का कुल दौरानिया 20 माह और 4 दिन था। आज आप निगरान वजीर आजम और वज़राए आला के नामों पर शदीद इख्तलाफात सुनते और देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेनजीर हुकूमत के खात्मे के बाद जो निगरान हुकूमत कायम की गई उसके वजीर आजम कौन थे? निगरान वजीर आजम थे IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई। वही गुलाम मुस्तफा जतोई जो उस इलेक्शन उससे पहले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद को लीड कर रहे थे। नवाज शरीफ ने 1990 के इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो पर वो कौन से 3 इल्जामात लगाए जो 28 साल बाद वापस उन्हीं पर लगे? बिलावल हाउस के माली और बाबरा शरीफ ने इलेक्शन 1990 में क्या किरदार अदा किया? गैर मुल्की मुबस्सरीन ने इलेक्शन को शफाफ करार दिया था, लेकिन फिर 14 करोड़ रुपए तकसीम करने की कहानी क्या थी?